जी, सिग्नल्स को कंटिन्यू करते हैं। सिग्नल्स के बारे में बेसिक्स हमने जान लिए हैं कि सिग्नल्स बनाने की ज़रूरत क्यों होती है हमें। कंप्यूटर नेटवर्क पे डाटा को ट्रैवल करने के लिए हमें सिग्नल्स बनाने की ज़रूरत होती है, और हमारे पास जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया पर दो तरह के सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे ट्रांसमिशन मीडिया पे मूव होने वाले सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं। दोनों सिग्नल्स के बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया है कि सिग्नल्स कैसे होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किस तरह से किस फॉर्म में, किस शेप में एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल जी, आज हम बात करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर इन सिग्नल्स को मूव कराने के लिए इन सिग्नल्स को हम बनाते कैसे हैं, डाटा से हम सिग्नल कैसे बनाते हैं। हाँ जी, कन्वेंस बेसिकली अगर हम देखें तो हम अपने सिग्नल्स को अपने डाटा से सिग्नल या तो डिजिटल सिग्नल बनाते हैं या एनालॉग सिग्नल बनाते हैं, और डिफरेंट तरह के नेटवर्क में डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन मीडिया पे इन सिग्नल्स को मूव करने के लिए डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट होना होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट होना होता है। किसी मीडिया पे हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स मूव करते हैं, कहीं पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स मूव करते हैं। ठीक है जी, तो हमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग बनाना पड़ता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल बनाना पड़ता है। समटाइम्स हमें डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल बनाना पड़ता है, और समटाइम्स हमें एनालॉग सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए उससे स्ट्रॉन्ग एनालॉग सिग्नल बनाना पड़ता है। बहरहाल जी, हम अगर कन्वेइन की बात करें तो हमारे पास सिग्नल्स को हम डाटा से सिग्नल बनाते हुए या सिग्नल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास चार टाइप हैं सिग्नल कन्वेइन की: डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू एनालॉग। बहरहाल हम बारी बारी बात करते हैं कि हर कन्वेइन की क्या नीड है और हम कैसे सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं या हम कैसे ये सिग्नल्स बनाते हैं। डिजिटल टू डिजिटल कन्वेइन बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डाटा स्टोर है 0-1 की फॉर्म में, लेकिन वो 0-1 हमारे पास किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अपने 0 और 1 को ऐसे ही ट्रांसमिशन मीडिया या लिंक के ऊपर पुट कर दें, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, उस 0-1 से क्या बनाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नल बनाना पड़ता है। डिजिटल सिग्नल बनाना एक्चुअली डिजिटल डाटा से क्या कहलाता है, इनकोडिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। कैसे करते हैं उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं। देन समटाइम्स हमें एनालॉग डाटा से या एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारी टेलीफोन कॉन्वर्जेशन, हमारा टेलीफोन नेटवर्क बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स पे बेस करता है, लेकिन हमारे एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल सिग्नल या ज़्यादा बेटर सिग्नल्स, ज़्यादा जो है दूर तक जाने वाले सिग्नल्स नहीं होते। जैसे कि उनके ऊपर नॉइस का इफेक्ट एनालॉग सिग्नल के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो नॉइस की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है, और डिजिटल सिग्नल में चूँकि एम्पलीट्यूड जैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि डिजिटल सिग्नल नॉइस से इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि एनालॉग सिग्नल नॉइस के इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने टेलीफोन कॉन्वर्जेशन को, अपने टेलीफोन लाइन में मूव होने वाले एनालॉग सिग्नल्स को ज़्यादा दूर तक लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरह हमें समटाइम्स डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल भी बनाने पड़ते हैं। डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल बनाने की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? देखिए जी, हमारे पास हमने कंप्यूटर में जो डिजिटल डाटा है उससे हमने डिजिटल सिग्नल तो बना लिया, लेकिन वो डिजिटल सिग्नल क्या ट्रांसमिशन मीडिया पर ट्रैवल कर सकता है? कुछ ट्रांसमिशन मीडिया तो डिजिटल सिग्नल को कैरी कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कैरी कर सकते। तो जिस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डाटा को मूव कराने के लिए हमें एनालॉग सिग्नल चाहिए होता है, वहाँ पे डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एनालॉग सिग्नल में। मोस्टली अगर हम देखें, हमारे कंप्यूटर जो है नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, और टेलीफोन लाइंस कौन सा सिग्नल कैरी करती हैं? एनालॉग सिग्नल। इसलिए हमें हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल में। इसी तरह हमारे एनालॉग सिग्नल्स जो हैं, हमने पहले ही कहा कि एक वीक सिग्नल्स होते हैं या उनके ऊपर नॉइज़ का इफ़ेक्ट और अदर इम्पेयरमेंट्स सिग्नल्स के अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। दैट इज़ वाई अगर हमने एनालॉग सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक लेके जाना है तो फिर हमें एनालॉग सिग्नल्स को बूस्ट अप करना पड़ता है, यानी हमें उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। और हम एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे होते हैं तो एक्चुअली हम एनालॉग सिग्नल से ही, वीक एनालॉग सिग्नल से एक
पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग एनालॉग सिग्नल बनाते हैं, तो उस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है जी। बारी बारी हम देखते हैं कि डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल कैसे बनाना है, हमने एनालॉग डाटा से एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल कैसे बनाना है, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल कैसे बनाना है, और वीक एनालॉग सिग्नल से पावरफुल एनालॉग सिग्नल्स हमने कैसे बनाने हैं। ये जी डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली वहीं पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर में डिजिटल डाटा मौजूद है, लेकिन हम उसे किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया पे पुट करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर से बेसिकली निकालना चाहते हैं, तो हम उसे डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाने पड़ते हैं, और उस इनकोडिंग को हम डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग कहते हैं। करते किस तरह से, हम उस पर बात करते हैं। डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए या डिजिटल डिजिटल इनकोडिंग के लिए हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं। हम यूनिपोलर इनकोडिंग कर सकते हैं, पोलर इनकोडिंग कर सकते हैं, या फिर बाइपोलर इनकोडिंग कर सकते हैं। क्या है ये, इनको बारी बारी देखते हैं। यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर से यूनी वर्ड यूज़ होता है वन के लिए, और पोलर बेसिकली पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पोलैरिटी क्या है जी? पोलैरिटी हमारे पास सिग्नल की पोलैरिटी होती है, जो कि या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो यूनिपोलर सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होंगे जिसके अंदर एक ही पोलैरिटी होती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो पोलैरिटीज, एक से ज़्यादा पोलैरिटी जिस सिग्नल के अंदर नहीं होती उसे हम यूनिपोलर सिग्नल कहते हैं। तो यूनिपोलर इनकोडिंग भी ऐसी ही इनकोडिंग है जिसके अंदर हम एक पोलैरिटी यूज़ करते हैं अपने सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे ये आपके पास सिंपल और प्रिमिटिव इनकोडिंग की टेक्निक है, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होती। हम इसको इसलिए पढ़ें हैं ताकि हमें इनकोडिंग के बेसिक्स का पता चले। बहरहाल जी, होता क्या है, हमारे पास डाटा क्या है? हमारे पास डाटा है 0 एंड 1। 0 एंड 1 को यूनिपोलर सिग्नल्स में इनकोड करने के लिए हम कोई भी एक वोल्टेज लेवल, एक पोलैरिटी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और एक पोलैरिटी अगर हम एक पोल चूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे पास बिट्स तो दो हैं, एक ज़ीरो और एक वन, तो हम किसको जो है किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे, किसी एक स्पेसिफिक पोलैरिटी पे रिप्रेजेंट करें और किसको ना करें, तो उसके लिए हम चूज़ इस तरह से करते हैं यूनिपोलर इनकोडिंग में कि जो आपके पास दो बाइनरी डिजिट्स हैं उसमें से वन को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ की जाती है, और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो वोल्टेज यानी नो पोलैरिटी यूज़ की जाती है। ठीक है, दो पोलैरिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव पोलैरिटी हमेशा हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, ये जो हमारे पास टाइम बेस्ड ग्राफ है, टाइम बेस्ड ग्राफ के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी हमेशा हमारे पास ज़ीरो लाइन से, ज़ीरो से ऊपर की तरफ आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव पोलैरिटी होती है। लेकिन अपने अपने सिग्नल को सिर्फ ऊपर की तरफ अगर प्लॉट किया, इसका मतलब है हमने एक पोलैरिटी, एक वोल्टेज लेवल यूज़ किया है। पोलैरिटी हमारे पास दो होती हैं, लेकिन वोल्टेज लेवल हमारे पास तीन होते हैं: पॉजिटिव वोल्टेज, ज़ीरो वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। हम अपने यूनिपोलर इनकोडिंग के अंदर एक पोलैरिटी यानी एक पॉजिटिव वोल्टेज को चूज़ कर लेते हैं वन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम ज़ीरो वाला वोल्टेज यानी नो पोलैरिटी ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ज़ीरो बिट को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ज़ीरो पे, वन बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी पे, देन अगेन ज़ीरो अगर आपके पास बिट्स आती हैं तो वो लाइन ज़ीरो पे रिप्रेजेंट हो जाती हैं, वन आते आते वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता जाता है पॉजिटिव साइड पे। ज़ीरो आएगा तो अगेन वो नेगेटिव पे, चाहे जितने भी वंस और जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, वन को हमेशा हम पॉजिटिव पोलैरिटी पे या पॉजिटिव वोल्टेज पे, और ज़ीरो को हम हमेशा ज़ीरो वोल्टेज पे यानी नो पोलैरिटी पे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये यूनिपोलर इनकोडिंग है तो सिंपल, हमने सिर्फ ज़ीरो और वन को कहाँ प्लॉट कर देना है? ज़ीरो को ज़ीरो पे, वन को हमने पॉजिटिव साइड पे प्लॉट कर देना, और हमारे पास डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, इसीलिए आज के दौर में ये यूज़ नहीं होता। बहरहाल वो प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे फर्दर इनकोडिंग के अंदर हमने डील किया, सॉल्व किया, देखते हैं जी। जी, हमारे पास प्रॉज एंड कॉन्स अगर हम देखें, प्रॉज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं यूनिपोलर इनकोडिंग के? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, यानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक पोलैरिटी, एक वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे तो इनएक्सपेंसिव ही होगा ना। हमें दो वोल्टेज के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, तो एक वोल्टेज के लिए कम पावर चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, यानी आसानी से समझ आने वाला, सिंपली इंप्लीमेंट करने वाला इनकोडिंग का तरीका है। लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं? इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि मेन हमारे पास डिजिटल इनकोडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो है डीसी कंपोनेंट और दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन। क्या है जी ये डीसी कंपोनेंट और क्या सिंक्रोनाइजेशन? डीसी कंपोनेंट किसे बोलते हैं?
जी, फर्स्ट प्रॉब्लम जो डिजिटल सिग्नल्स के साथ सॉरी यूनिपोलर इनकोडेड डिजिटल सिग्नल्स के साथ एसोसिएटेड है, वो है हमारे पास डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट क्या है? डीसी कंपोनेंट ये बताता है कि अगर किसी भी सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं उस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो कब होता है? जब हमारे पास सिग्नल को प्लॉट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलैरिटी यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्नल अगर पॉजिटिव साइड पे प्लॉट हो रहा है, नेगेटिव साइड पे प्लॉट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो नॉन ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर सिग्नल को हम ऊपर वाली साइड पे भी कुछ बिट्स को ड्रॉ करें, कुछ बिट्स को हम जीरो लाइन के नीचे वाली साइड पे ड्रॉ करें, तो प्लस वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल करके अल्टीमेटली जो एवरेज एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो ले आती हैं। तो अगर किसी सिग्नल के अंदर एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो आता है तो हम क्या कहते हैं कि उस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। और अगर हम यूनिपोलर सिग्नल को देखते हैं तो यूनिपोलर सिग्नल के अंदर चूंकि एक ही वोल्टेज लेवल, एक ही पोलैरिटी यूज़ हो रही है, दैट इज़ वाई उस एनालॉग सिग्नल उस यूनिपोलर सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो है। और अगर किसी सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा हो और वैसे ट्रांसमिशन मीडिया से मूव कर रहा हो जो डीसी कंपोनेंट को हैंडल नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं होते, यानी डीसी कंपोनेंट वाले सिग्नल्स हमारे पास प्रॉपर सिग्नल्स नहीं होते। सो सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यूनिपोलर सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है जी सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम अपने अर्ली चैप्टर्स में याद करें, रिवाइज करें, तो सिंक्रोनाइजेशन को हम कहते थे कि जिस तरह जितनी बिट्स या जो बिट्स सेंडर ने रिसीवर को भेजी हैं, रिसीवर को एज इट इज़ उतनी ही बिट्स और वैसे ही रिसीव हों, यानी बिट बाय बिट अगर डाटा ट्रैवल हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई भी बिट ड्रॉप ना हो, कोई भी बिट रिपीट ना हो, एक क्लॉक टिक सेट करें सेंडर एंड रिसीवर का, ताकि सेंडर जो भेजता जा रहा है रिसीवर को वो रिसीव होते जाए और एक एक्नॉलेजमेंट के थ्रू सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अगर हम यूनिपोलर सिग्नल्स को देखते हैं तो यूनिपोलर सिग्नल्स में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम इस तरह से है कि अगर हम सिग्नल जो है वो अनवेरिंग है, रिसीवर ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कब कौन सी बिट शुरू हो रही है और कब कौन सी बिट ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पास 1010 के बजाय कॉन्टीन्यूसली वंस या कॉन्टीन्यूसली ज़ीरोज़ मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा वंस और बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ एक साथ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर टाइमर की जो है वो टिक्स वो मैच करना मुश्किल हो जाता है। लेट्स से हमारे पास डाटा का सिग्नल रेट जो बिट रेट जो है, सिग्नल का बिट रेट जो है वो 1000 बिट्स पर सेकंड है, यानी एक सेकंड के अंदर 1000 बिट्स सेंडर से रिसीवर तक पहुँचती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बिट को ट्रैवल करने के लिए 0.001 सेकेंड्स चाहिए। अच्छा, अब अगर रिसीवर को 0.005 सेकेंड्स तक पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है तो वो पाँच जो है वंस रीड कर लेता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास ये 5 जो वंस हैं, यानी पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो 5 बिट्स मूव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, 0.006 सेकेंड्स लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली रिसीवर ने तो यही देखना ना कि कितनी देर तक पॉजिटिव वोल्टेज रहा है। वो देखेगा कि 0.006 सेकेंड्स तक अगर पॉजिटिव वोल्टेज रहा है तो वो अल्टीमेटली 6 वंस रीड कर लेगा। और लेकिन मैसेज में तो कितने थे? 5 वंस थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक बिट एक वन जो है उसने एक्स्ट्रा रीड किया। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करता था। यूनिपोलर इनकोडिंग जब यूज़ होती थी तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करने के लिए एक सोल्यूशन ये इंप्लीमेंट किया गया था कि 2 अलग ही लाइंस यूज़ कर ली जाएँ 0 एंड 1 बिट्स को भेजने के लिए। 1 बिट्स जो हैं वो एक अलग लाइन पे जाएँ और 0 वाली बिट्स दूसरी लाइन पे जाएँ। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, इससे क्या हो सकता था? इससे ये हो सकता था कि वंस एंड ज़ीरोज़ ज़्यादा या कम रीड ना होते। लेकिन ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर जो है
दो लाइंस यूज़ करने से कॉस्ट बढ़ जाती है और ये हमारे पास एक अनइकोनॉमिकल सोल्यूशन था। बहरहाल जी, यूनिपोलर इनकोडिंग सबसे सिंपल, जिसमें हमने 1 को पॉजिटिव साइड पे और ज़ीरोस को हमने ज़ीरो लाइन पे प्लॉट कर दिया। लेकिन हमारे पास ऐसा करने से सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट भी रहता है, यानी एवरेज एम्पलीट्यूड सिग्नल का नॉन ज़ीरो रहता है, और साथ ही साथ उसमें सिंक्रोनाइजेशन का भी प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे वंस या इकट्ठे ज़ीरोज़ जाते हैं। तब पॉजिटिव वोल्टेज कितनी देर तक रहता है या ज़ीरो वोल्टेज कितनी देर तक रहता है, अगर क्लॉक टेक्स प्रॉपरली मैच सिंक्रोनाइज नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग आंसर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकती है। सो यूनिपोलर इनकोडिंग के बजाय हम पोलर इनकोडिंग को देखते हैं, वो किस तरह से यूनिपोलर इनकोडिंग से बेटर है और किस तरह से हम डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाते हुए पोलर इनकोडिंग कैसे करते हैं। जी, पोलर इनकोडिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 सब कैटेगरीज हैं। हम नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग कर सकते हैं, रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग कर सकते हैं, या फिर हम बायफेज इनकोडिंग कर सकते हैं। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग भी आपके पास लेवल वाइज भी की जा सकती है और इन्वर्ट करके भी की जा सकती है, ठीक है। और बायफेज इनकोडिंग मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, इसके भी 2 तरीके हैं इनकोडिंग करने के। अच्छा, अब पोलर के अंदर एक हमने चीज़ याद रखनी है कि पोलर अगर इनकोडिंग है, इसका मतलब है यहाँ पे दो पोलैरिटीज़ यूज़ हो रहे हैं, यूनिपोलर नहीं है, पोलर है। यहाँ पे दो पोलैरिटीज़, यानी पॉजिटिव साइड पे भी सिग्नल्स को ड्रॉ किया जाएगा बिट्स को, और नेगेटिव साइड पे भी नेगेटिव पोल पे भी नेगेटिव पोलैरिटी पे भी प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो वोल्टेज लेवल यूज़ होने से पहला प्रॉब्लम तो हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व हो गया डीसी कंपोनेंट वाला। जारी बात है, दो वोल्टेज लेवल होंगे, दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके सिग्नल के एवरेज एम्पलीट्यूड को नॉन जीरो से जीरो कर देंगे। सो डीसी कंपोनेंट तो पोलर इनकोडिंग से डायरेक्टली खत्म होता है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम इसके अंदर रहता है ही नहीं रहता। वो हम इन इनकोडिंग टेक्निक्स को देखते हैं और देखते हैं किस में सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हल होता है और किस में हमारे पास रह जाता है। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल इनकोडिंग देखते हैं पहले। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल इनकोडिंग कैसी इनकोडिंग है, इसके अंदर बेसिकली हम सिग्नल का लेवल जो है एक चूज़ करते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। एक चूज़ करने का क्या मतलब है, या तो हम पोलैरिटी की बात कर रहे थे, यानी दो पोल्स यूज़ होंगे, तो फिर ये एक सिग्नल लेवल चूज़ करने का क्या मतलब है। बेसिकली इसके अंदर हम लेवल वाइज अपनी बिट्स को डिजिटल सिग्नल में इनकोड करते हैं, यानी सिग्नल का लेवल डिपेंड करता है बिट पे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो मोस्टली उसका क्या मतलब है 1, और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है यहाँ पे 0, ठीक है। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल के अंदर हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव साइड पे 1 को और नेगेटिव साइड पे हमने 0 को, यानी हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल एक बिट के लिए पॉजिटिव और दूसरी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दूसरी पोलैरिटी, एक पोलैरिटी 1 के लिए चूज़ कर ली एक वोल्टेज लेवल, और दूसरा वोल्टेज लेवल दूसरी पोलैरिटी हमने दूसरे के लिए चूज़ कर ली। 1 को हम पॉजिटिव पे और नेगेटिव को हम 0 पे, या फिर 1 को हम नेगेटिव पे तो फिर 0 को हम पॉजिटिव पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, इसके साथ प्रॉब्लम आएगा सिंक्रोनाइजेशन का। किस तरह से, इसकी एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। जी, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल को प्लॉट करने के लिए बेसिकली मेथड क्या है, हमने यही कहा था कि इसमें पोलर चूँकि इनकोडिंग है, दो पोलैरिटीज़ यूज़ होंगी, 1 के लिए एक पोलैरिटी और 0 के लिए दूसरी पोलैरिटी यूज़ होगी। 1 को अगर हम पॉजिटिव साइड पे तो 0 को हम नेगेटिव साइड पे प्लॉट करेंगे। लाइक हमारे पास एक सिग्नल है जिसके अंदर हमारे पास डाटा है 101110001001 इसको अब अगर हमने नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल वाइज इन प्लॉट करना है तो लेवल वाइज बिट 1 एक लेवल पे, यानी एक पोलैरिटी पे प्लॉट हो जाएगी, और बिट 0 दूसरी पोलैरिटी पे प्लॉट हो जाएगी। इसी तरह से हम ऑल्टरनेटली 1 एंड 0 को प्लॉट करते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस इनकोडिंग के साथ क्या आ रहा है, हमारे पास इस इनकोडिंग के साथ एक प्रॉब्लम तो डायरेक्टली सॉल्व होता हुआ नज़र आता है डीसी कंपोनेंट, क्योंकि अब सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो नहीं होगा बल्कि ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रहा है कि जब लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस एंड लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ आते हैं तो अगेन सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रॉब्लम कि कितनी देर तक पॉजिटिव वोल्टेज रहता है सिग्नल में या कितनी देर तक नेगेटिव वोल्टेज रहता है। अगर रिसीवर ये प्रॉपर उसका क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस को रीड आउट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक ज़्यादा वंस या ज़्यादा ज़ीरोज़ या कम वंस या कम ज़ीरोज़ रीड हो सकते हैं। तो फिर इसके लिए कोई बेटर सोल्यूशन हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट क्या करता है।
जी, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट जो है उसके अंदर हम बेसिकली इन्वयन करते हैं, और इन्वयन हम किस लिए करते हैं, बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली अगेन सिग्नल में दो बिट्स हैं, ज़ीरो और वन। वन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वयन की जाती है, इन्वयन की जाती है, और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी इन्वयन यानी कोई भी चेंज नहीं किया जाता। अब ये इन्वयन क्या है और ये किस तरह से की जाती है, बेसिकली इसके अंदर हम नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट के अंदर भी सिग्नल को वन को एक पोलैरिटी पे और ज़ीरो को दूसरी पोलैरिटी पे ही शो करवाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें वन के बाद दूसरा वन मिलता है तो हम इन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल को, यानी सिग्नल का वोल्टेज लेवल हम चेंज कर देते हैं। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल से सुपीरियर है। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमने सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करने के लिए इन्वयन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। ठीक है, बेसिकली बिट वन को हमेशा याद रखने के लिए, बिट वन को अंडरस्टैंड करने के लिए, रीड आउट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हमने इन्वयन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जैसे ही एक पहले वन के बाद दूसरा वन आएगा तो वोल्टेज लेवल जो है वो इन्वर्ट कर जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस आते भी हैं तो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वंस आ रहे हैं। बहरहाल लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ के साथ अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट के अंदर भी रहता है। डीसी कंपोनेंट के प्रॉब्लम को हमने नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल से सॉल्व किया। लॉन्ग स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को हम नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बिट वन के लिए यानी वन बिट के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। किस तरह से, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जी, अगेन हमारे पास सिग्नल है जिसमें 101111001011 बिट्स हैं। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट में इसको प्लॉट करते हुए हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास वन बिट आई, हमने उसे एक पोलैरिटी लाइक पॉजिटिव साइड से, लेट्स से हमने उसे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया, नेगेटिव साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वन के बाद ज़ीरो आएगा तो पोलैरिटी चेंज भी नहीं होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, यानी कि आपके पास सेम वोल्टेज पे ही ज़ीरो को प्लॉट किया जाएगा। पॉजिटिव साइड पे वन है, उसके बाद ज़ीरो आया तो वो पॉजिटिव साइड पे प्लॉट होगा। उसके बाद आपके पास सिग्नल के अंदर वन आता है। वन आते ही हमने वन आते ही हमने देखना है कि हमारे पास वोल्टेज लेवल क्या है। पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। उसके बाद दोबारा वन आया, अब नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज कर देंगे, फिर वन आया, फिर से इन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर ज़ीरोज़ की बात करें, ज़ीरो के लिए हमने वोल्टेज लेवल चेंज नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में ज़ीरोज़ प्लॉट कर दिए हमने। देन अगेन वन आया तो हमने फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे प्लॉट कर दिया। देन ज़ीरो आया, सेम वोल्टेज लेवल पे वन आया, डिफरेंट एंड अप टू सोन वन। जब जब सिग्नल में वन आता है तब वोल्टेज लेवल चेंज होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, जबकि ज़ीरोज़ के लिए पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। अब अगर हमारे पास कंसेक्टिवली 10 वंस भी आते हैं तो जो है उनका वोल्टेज लेवल चेंज होने से, बार बार कॉन्टीन्यूसली वोल्टेज लेवल चेंज होने से हमारे पास लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस को रीड करना आसान है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अगर 5 वंस हैं तो 0.005 सेकेंड के लिए पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा और वो ज़्यादा हो जाएगा या वो मिक्सअप हो जाएगा और बिट्स कम या ज़्यादा रीड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस का प्रॉब्लम तो नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ सिंक्रोनाइजेशन में। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ का क्या करें, वो तो अभी भी सिंक्रोनाइज नहीं है। लाइक आपके पास 5 ज़ीरोज़ इकट्ठे आ रहे हैं तो 0.005 वोल्टेज एक कॉन्टीन्यूस रहने में अब कितने आपने ज़ीरोज़ को रीड करना है, या वो आपके पास वोल्टेज लेवल ज़्यादा देर तक रहता है और बिट्स कम है, या कम देर तक रहता है और बिट्स ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली ज़ीरोज़ प्रॉपरली रीड नहीं किए जा सकेंगे रिसीवर की तरफ से और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो फिर इसका कोई और सोल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, ऐसे ही बाइपोलर इनकोडिंग में नेक्स्ट सोल्यूशन सिग्नल को ड्रॉ करने का, डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल पे ड्रॉ करने का, वो है रिटर्न टू ज़ीरो। हाँ जी, रिटर्न टू ज़ीरो ऐसी हमारे पास इनकोडिंग टेक्निक है जिसके अंदर बेसिकली फोकस यही किया गया कि लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ को सिंक्रोनाइज़ किया जाए। इसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए क्या किया जाए,
सोल्यूशन ये निकाला गया कि अगर यूनिपोलर इनकोडिंग में बेसिकली हमारे पास कह रहे हैं कि अगर एक बेटर सोल्यूशन में ये निकाला था, गुड सोल्यूशन ये निकाला था कि हम सेपरेट लाइंस यूज़ कर लें, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन था। ठीक है, दैट इज़ वाई हमने यूनिपोलर इनकोडिंग के उस सोल्यूशन को फॉलो नहीं किया सिंक्रोनाइजेशन के लिए। बेटर सोल्यूशन क्या है? बेटर सोल्यूशन ये है कि हम क्यों ना नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट से मिलती जुलती कोई टेक्निक बनाए, लेकिन वो लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस नहीं बल्कि ज़ीरोज़ को भी सिंक्रोनाइज़ करें। हाँ जी, इसका सलूशन ये था कि हम रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग करें जिसमें हम 3 वोल्टेज लेवल यूज़ करें, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हम बिट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव टू ज़ीरो इनकोडिंग चूज़ करें और बिट 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव टू ज़ीरो ट्रांजिशन इंक्लूड करें। ठीक है, अब ये हमारे पास सोल्यूशन एक बेटर सोल्यूशन था। जब भी रिसीवर को सिग्नल के अंदर पॉजिटिव से ज़ीरो की साइड पे एक बिट नज़र आएगी तो वो उसे 1 रीड करेगा, और नेगेटिव से ज़ीरो उसे जैसे ही पोलैरिटी उसे वोल्टेज मिलेगा तो वो उसे 0 रीड करेगा। इससे लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक नया प्रॉब्लम इससे अराइज हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम क्या होगा कि रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग में एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वोल्टेज लेवल चूज़ किए जा रहे हैं, 2 सिग्नल चेंजेस चूज़ किए जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव एंड ज़ीरो फॉर 1 एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो फॉर 0। दैट इज़ वाई जो है हमारे पास सिग्नल की ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ होगी। लेकिन अगर हम देखें तो लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस का प्रॉब्लम रिटर्न टू ज़ीरो से सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल के साथ हम इसे देखते हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये है क्या कि अब हम दो पहले यूनिपोलर में तो एक पोलैरिटी यूज़ कर रहे थे, पोलर में हमने 2 की, और रिटर्न टू ज़ीरो में हम 3 वोल्टेज लेवल यूज़ कर रहे हैं। पोलैरिटीज़ अभी भी 2 ही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन वोल्टेज लेवल 3 होने की वजह से बैंडविड्थ ज़्यादा यूटिलाइज होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, ये इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने बिट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव से 0 प्लॉट किया, बिट 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइड पे गए और नेगेटिव से 0, देन 1 के लिए पॉजिटिव साइड पे आके पॉजिटिव टू 0, पॉजिटिव टू 0, पॉजिटिव टू 0, 0 लाइन के ऊपर हम वापस लेके आते हैं, सिग्नल को इन्वर्ट करते हैं दरमियान से, और 0 लाइन पे वापस लेके आते हैं। लेकिन जी नेगेटिव टू 0, देन नेगेटिव टू 0, देन नेगेटिव टू 0, पॉजिटिव टू 0, नेगेटिव टू 0, पॉजिटिव टू 0 एंड पॉजिटिव टू 0। ठीक है, ये देखें, अब अगर मैसेज में हम 10 वंस भी इकट्ठे लिख देते हैं, 10 ज़ीरोज़ भी इकट्ठे लिख देते हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव से 0 और नेगेटिव से 0 वोल्टेज लेवल चेंज होना है तो रिसीवर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि यहाँ पे 0 है या फिर 1 है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि कितनी देर के लिए पॉजिटिव वोल्टेज या कितनी देर के लिए नेगेटिव वोल्टेज रहेगा सिग्नल के अंदर, बल्कि पॉजिटिव से 0 कब कब होता है और नेगेटिव से 0 कब कब होता है, उसकी बेस पे जो है 1 और 0 रीड किए जाएंगे सिग्नल में। रिटर्न टू ज़ीरो हमारे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन तो था, लेकिन इसमें हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा, बैंडविड्थ ज़्यादा यूटिलाइज हो रही थी। दैट इज़ वाई हम अपने अदर सोल्यूशंस की तरफ गए जो कि हमारे पास कहलाती है जी बायफेज इनकोडिंग। बायफेज इनकोडिंग कैसे इनकोडिंग है, इसको बनाने का मकसद भी सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, लेकिन जो है कम से कम वोल्टेज लेवल के साथ। कैसे? सिग्नल चेंजेस एट द मिडल ऑफ बिट इंटरवल बट डज नॉट स्टॉप एट ज़ीरो। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि सिग्नल को हम बिट को हम इन्वर्ट तो करेंगे दरमियान से, लेकिन ज़ीरो पे लाके हम उसे रोकेंगे नहीं। ठीक है, और बल्कि हम उसे ऑपोजिट पोल की तरफ कॉन्टीन्यूसली मूव कराते जाएंगे। बायफेज इनकोडिंग मैनचेस्टर भी हो सकती है और डिफरेंशियल मैनचेस्टर भी हो सकती है। मैनचेस्टर इनकोडिंग में क्या करते हैं जी? मैनचेस्टर इनकोडिंग में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए और पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिशन 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पर भी बिट दरमियान में इन्वर्ट होगी, लेकिन वापस 0 पर नहीं आएगी। रिटर्न टू 0 में बिट को हम इन्वर्ट भी करते थे और 0 वोल्टेज लेवल पे वापस भी लाते थे। मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर के अंदर हम बिट को दरमियान से इन्वर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन हम वापस 0 पे नहीं लेकर आएंगे, बल्कि अपोजिट साइड पे मूव करा देंगे। जैसे कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव से शुरू करेंगे और पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाएंगे, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव साइड से शुरू करेंगे और नेगेटिव साइड पे मूव कर जाएंगे।
इस तरह दो ही वोल्टेज लेवल यूज़ होने की वजह से कम बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी और लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ जीरोज एंड वंस का प्रॉब्लम भी यानी सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसको एग्जांपल से देखते हैं। जी, ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले हमारे पास बिट ज़ीरो है। बिट ज़ीरो को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे हम अपनी बिट को लेके पॉजिटिव साइड से हमने शुरू किया, दरमियान में हमने बिट को इन्वर्ट किया और हम उसे नेगेटिव साइड पे ले आए। 1 के लिए हमने नेगेटिव से शुरू किया और पॉजिटिव साइड पे, 0 के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देन 0 के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव, देन नेगेटिव से पॉजिटिव एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो है सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। यानी अब रिसीवर को पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन होने पे 0 एंड 1 को रीड करना है। लेकिन यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम भी नहीं रहा और साथ ही साथ जो 3 वोल्टेज लेवल की वजह से बैंडविड्थ ज़्यादा यूटिलाइज हो रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। बाईफेज इनकोडिंग को ही इम्प्लीमेंट करने का दूसरा तरीका है डिफरेंशियल मानचेस्टर। ठीक है, दोनों का पर्पस एक है, दोनों के आउटपुट एक है, बस दोनों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका मुख्तलिफ है। डिफरेंशियल मानचेस्टर ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम जो है दो तरह की ट्रांजिशंस पे फोकस करते हैं, दो तरह की इन्वेंशंस पे फोकस करते हैं कि अगर तो हम बेसिकली बिट को दो लेवल पे इन्वर्ट कर सकते हैं। एक हम उसको स्टार्ट पे इन्वर्ट कर सकते हैं और एक हम उसको मिडल पे इन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बिट को प्लॉट करते हुए, बिट से सिग्नल बनाते हुए, हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे प्लॉट करते हुए हम उसकी दो तरह की उसके अंदर इन्वेंशंस कर सकते हैं, एक स्टार्ट पर और एक मिडल पर। हम मिडल वाली इन्वेंशन किसी एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं और स्टार्ट वाली और मिडल वाली इन्वेंशन दो इन्वेंशंस हम किसी दूसरी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो यही बता रहा है, इन्वेंशन एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल इज़ यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एडिशनल ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ बिट इंटरवल इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ बिट। ठीक है, दरमियान में तो बिट इन्वेंशन होनी ही है और वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए है, लेकिन अगर दरमियान के अलावा बिट स्टार्ट पे भी इन्वर्ट होती है तो वो बेसिकली हम एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी स्टार्ट पे इन्वेंशन करते हैं। ठीक है, और बेसिकली बिट 1 के लिए हम स्टार्ट पे भी इन्वेंशन करते हैं और बिट 0 के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मिडल वाले इन्वेंशन करते हैं। तो अ ट्रांजिशन मीन्स बाइनरी 0 एंड नो ट्रांजिशन मीन्स बाइनरी 1 requires two signal changes to represent binary 0 but only one to represent binary 1. ओके, हम ट्रांजिशन मींस बाइनरी ज़ीरो कि हम अगर बिट 1 के लिए नहीं बल्कि बिट 0 के लिए हम एडिशनल ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास स्टार्ट पे भी चेंज है बिट के और लास्ट दरमियान में भी चेंज है तो वो बिट 0 के लिए है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन दरमियान वाली इन्वेंशन यूज़ करते हैं तो वो बाइनरी 1 के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल मानचेस्टर को ध्यान से देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल वैसे ही हमने बिट को पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव प्लॉट करना है, 0 और 1 को पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव प्लॉट करना है, जिस तरह हम मानचेस्टर के अंदर करते थे। डिफरेंस बस ये है कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडिशनल ट्रांजिशन करेंगे और वो कौन सी ट्रांजिशन होगी, स्टार्ट ऑफ बिट पे। यानी हम अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे हमने प्लॉट किया है और हमारे पास अब सिग्नल के अंदर दोबारा 0 आया है तो 0 को प्लॉट करने के लिए हम स्टार्ट पे चेंज करेंगे अपनी बिट के, यानी हम पोलैरिटी अपना वोल्टेज लेवल चेंज करेंगे और फिर दरमियान वाली इन्वेंशन जो कि मानचेस्टर की है वो वाली अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूँ, मानचेस्टर एंड डिफरेंशियल मानचेस्टर दोनों के दोनों एक ही पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, दोनों की आउटपुट भी सेम है, यानी सिंक्रोनाइजेशन भी एक जैसी है। सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या है वो ये है कि मानचेस्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी एक ट्रांजिशन के थ्रू बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिफरेंशियल मानचेस्टर में हम 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं, यानी स्टार्ट वाली भी और मिडल वाली भी। कैसे करते हैं इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये डिफरेंशियल मानचेस्टर की हमारे पास एग्जांपल है।
जिसमें 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल ट्रांजिशन और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ट्रांजिशंस यूज़ की गई हैं। किसी भी साइड से स्टार्ट करके 1 को और किसी भी साइड से स्टार्ट करके 0 को प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी 0 आएगा हमारे पास सिग्नल में तो हमने स्टार्ट पे भी चेंज करना है, इन्वर्ट करना है, और मिड में भी इन्वर्ट करना है। देखें जी, हमने 1 को सिग्नल के अंदर सबसे पहले हमारे पास 1 बिट है, 1 को हमने किसी भी साइड से लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव प्लॉट कर दिया। मैनचेस्टर की तरह इसमें 1 एंड 0 फिक्स नहीं है, जैसे कि मैनचेस्टर के अंदर फिक्स था कि पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांजिशन 0 के लिए और नेगेटिव से पॉजिटिव 1 के लिए थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि हमने पॉजिटिव से नेगेटिव 1 को प्लॉट किया, देन सिग्नल के अंदर 0 आया। 0 को प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट पे बिट को इन्वर्ट करना है, यानी हम जिस वोल्टेज लेवल हैं इस पे हैं उससे ऑपोजिट वोल्टेज लेवल पे जाना है। नेगेटिव पर है तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना है, और फिर दोबारा बिट को प्लॉट करने के लिए दरमियान वाली बिट इन्वर्जन करनी है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे आके पॉजिटिव से फिर नेगेटिव पे जाना है। अब हमारे पास सिग्नल के अंदर आगे 1 है, दोबारा 0 नहीं है, 1 है, तो हमें स्टार्ट वाला चेंज नहीं करना। स्टार्ट वाला चेंज किए बगैर हम उसी पोलैरिटी पे, उसी वोल्टेज लेवल पे रहते हुए दरमियान से बिट को इन्वर्ट करते हुए नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन के साथ 1 को प्लॉट कर देते हैं। अब अगेन 1 आया, दोबारा हमें स्टार्ट वाला चेंज नहीं करना है, यानी हमें वोल्टेज लेवल चेंज नहीं करना। हम उसी वोल्टेज लेवल पे पॉजिटिव से नेगेटिव दरमियान वाला इन्वर्ट करके 1 को प्लॉट कर देते हैं। इसी तरह 1 के लिए अगेन स्टार्ट वाला चेंज किए बगैर नेगेटिव साइड से शुरू करके नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब सिग्नल के अंदर दोबारा 0 आया, 0 आया तो हमें सबसे पहले स्टार्ट वाला चेंज इन्वर्ट करना है, यानी हम पॉजिटिव साइड पे थे तो पॉजिटिव से इन्वर्ट करके हम नेगेटिव पे आए, ये स्टार्ट वाला चेंज। और उसके बाद नेगेटिव से हम पॉजिटिव पे गए तो हमने ये मिड वाला चेंज किया। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास सिग्नल के अंदर ये 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 इन्वर्जन्स, फिर 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्टार्ट वाली इन्वर्जन की, और फिर हमने मिड वाली इन्वर्जन यानी नेगेटिव साइड पे आके फिर पॉजिटिव साइड पे गए। देन अगेन 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट वाली इन्वर्जन और मिड वाली इन्वर्जन की। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरह हमने सेम पोलैरिटी से स्टार्ट किया और दरमियान से इन्वर्ट करके 1 को प्लॉट कर दिया। यह है डिफरेंशियल मैनचेस्टर, जिसमें हमने अगेन क्या किया है, हमने 2 पोलैरिटीज़ यूज़ करके 1 एंड 0 को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ पे हमने एक डिफरेंट चीज़ क्या की है कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 इन्वर्जन्स यूज़ किया। अब रिसीवर को सिग्नल में जहाँ पर भी 2 इन्वर्जन्स नज़र आएंगी, यानी स्टार्ट वाली भी और मिड वाली भी, तो वो उसको क्या रीड करेगा, 0, और जहाँ पे उससे सिंगल इन्वर्जन नज़र आएगी तो वो 1 रीड करेगा। जी, बायपोलर इनकोडिंग क्या है? बायपोलर इनकोडिंग बिल्कुल रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग की तरह 3 वोल्टेज लेवल यूज़ करती है। ये भी हमारे पास पोलर इनकोडिंग को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल एंड इन्वर्ट में हमारे पास प्रॉब्लम था, उसे हमने रिटर्न टू ज़ीरो में सॉल्व किया। दैन हमने बायफेज इनकोडिंग के अंदर हमने उसे और जो है बेटर सोल्यूशन निकाला, 3 वोल्टेज लेवल की जो है 2 वोल्टेज लेवल चूज़ करके। लेकिन बायपोलर इनकोडिंग के अंदर अगेन हम 3 वोल्टेज लेवल पे आ जाते हैं, 3 वोल्टेज लेवल चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिटर्न टू ज़ीरो की तरह तीनों वोल्टेज लेवल दोनों बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है और 0 को हम 0 वोल्टेज पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बाइनरी 1 जैसे ही हमारे पास सिग्नल के अंदर आता है तो हम उसे ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बाइपोलर इनकोडिंग को इम्प्लीमेंट करने का जो मेथड है हम उसे अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन कहते हैं। और अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन है, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर हम AMI को इम्प्लीमेंट करें तो वो BHCs एंड HTB3s की 2 इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती हैं। पहले हम ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन बाइपोलर इनकोडिंग के सिंपलेस्ट टाइप है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही 1 रीड होता है तो इन्वर्ट कर दिया जाता है वोल्टेज लेवल को। उससे क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज लेवल 2 डिफरेंट वोल्टेज लेवल होने से DC कंपोनेंट 0 हो जाता है और लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ 1s को ईजिली सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही 1 आना है वोल्टेज लेवल चेंज होना है और चेंजिंग वोल्टेज लेवल रिसीवर चेंजिंग वोल्टेज लेवल से लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ 1s को ईजिली रीड कर पाएगा। लेकिन AMI के अंदर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ को
हैंडल करने का सलूशन नहीं था। लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ को बेसिकली हैंडल करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, एएमआई के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसे पूरा करने के लिए दो एएमआई की दो वेरिएशंस बनाई गई, वायलेशंस बनाई गई, यानी एएमआई को वायलेट किया गया। और वो वायलेशंस बेसिकली किसके लिए थी? ज़ीरो को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। उसके लिए दो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन उसकी एग्जिस्ट करती हैं, BHZs एंड HTTP3। BHZs एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है और HTTP3 यूरोपियन एंड जापानीज स्टैंडर्ड है। बहरहाल जी, दोनों को हम यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ को भी एएमआई के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जा सके। पहले एएमआई को देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एएमआई के थ्रू किस तरह डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल। जी, हमारे पास सिग्नल के अंदर वन आया, वन को हमने पॉजिटिव साइड पे, कहीं से भी हमने वन को पॉजिटिव साइड से शुरू कर लिया। देन हमारे पास सिग्नल के अंदर ज़ीरो आई है, ज़ीरो बिट को हमने कहाँ रिप्रेजेंट करना है? ज़ीरो पे, नो वोल्टेज पे रिप्रेजेंट करना है। देन हमारे पास वन आया, वन को लो हमने देखना लास्ट वाला वन हमने कौन सी साइड पे प्लॉट किया था। लास्ट वाला वन अगर हमने पॉजिटिव साइड प्लॉट किया था तो अगला वन नेगेटिव साइड पे होगा। उसके बाद दोबारा वन आया तो नेगेटिव से पॉजिटिव, दोबारा वन आया तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ज़ीरोज़ आए हैं तो लाइन ज़ीरो पे। अगला वन, पिछले वन को देखिए, पिछला वन नेगेटिव पे था तो ये वाला पॉजिटिव पे जाएगा। फिर ज़ीरो को ज़ीरो पे, फिर अगले वन के लिए पिछले वन को देखें, वो पॉजिटिव पे था तो ये नेगेटिव पे आएगा और उससे अगला वन पॉजिटिव साइड पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इसमें हमारे पास लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ जब कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा देर के लिए वोल्टेज लेवल ज़ीरो रहता है तो रिसीवर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि कितने ज़ीरोज़ हैं। लेकिन लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वंस को यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है, यानी जब भी वोल्टेज लेवल चेंज होना है तो रिसीवर ने रीड करना है वन, और जब भी वोल्टेज लेवल ज़ीरो रहना है तो उसने रीड करना है ज़ीरो। लेकिन कितनी देर के लिए ज़ीरो रहेगा और कितने ज़ीरोज़ रहेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एएमआई को इम्प्लीमेंट करते हैं BHZs या HTTP3 के साथ। BHZs में हम क्या करते हैं? हम वायलेशन करते हैं, आर्टिफिशियल सिग्नल चेंजेस करते हैं, वायलेशन करते हैं, जिसमें जब भी 8 ज़ीरो कलेक्टिव आते हैं तो उन 8 ज़ीरोज़ को हम एक स्पेसिफिक जो है रूल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी 8 ज़ीरोज़ को 8 ज़ीरोज़ को हम ज़ीरो वोल्टेज लेवल पे ड्रॉ करने के बजाय हम एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हुए उन 8 ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पैटर्न्स क्या हैं, देखते हैं जी। जी, वो वायलेशंस हमारे पास ये हैं कि जब भी हमारे पास सिग्नल के अंदर इकट्ठे 8 ज़ीरो आएंगे तो हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि उन 8 ज़ीरोज़ को 8 ज़ीरोज़ के आने से पहले वाला 8 कंसेक्टिव ज़ीरो से बिल्कुल पहले जो वन है वो कौन सी साइड पे प्लॉट हुआ हुआ है, वो पॉजिटिव साइड पे है या वो नेगेटिव साइड पे है। यानी 8 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ मैसेज में आने से पहले जो वन है वो पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है। अगर तो पॉजिटिव साइड पे है तो 8 ज़ीरोज़ को कैसे प्लॉट किया जाएगा? 8 ज़ीरोज़ में से पहले 3 ज़ीरोज़ को ज़ीरो पे, चौथे को प्लस पे, फोर्थ को नेगेटिव पोलैरिटी, फिफ्थ को दोबारा ज़ीरो, सिक्स को नेगेटिव पोलैरिटी एंड एट्थ को फर्स्ट थ्री को हम ज़ीरो पे, फोर्थ को पॉजिटिव, फिफ्थ को माइनस नेगेटिव पोलैरिटी पे, फिफ्थ सिक्स्थ वाले को हम ज़ीरो वोल्टेज लेवल पे, सेवन वाले को नेगेटिव साइड पे और एट्थ वाले को दोबारा पॉजिटिव साइड पे प्लॉट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 8 कंसेक्टिव ज़ीरो आने से पहले वाला जो वन है वो नेगेटिव साइड पे है तो हम 3 ज़ीरोज़ को ज़ीरो लाइन पे, देन नेगेटिव साइड, देन पॉजिटिव ज़ीरो, पॉजिटिव एंड लास्ट एट्थ वाली बिट को, एट्थ वाले ज़ीरो को अगेन नेगेटिव साइड पे ड्रॉ किया जाता है। ये वायलेशन हमेशा ऐसे ही रहती है, ये रूल हमेशा सेम है। जस्ट हमने ये देखना है कि 8 इकट्ठे ज़ीरो से पहले वाला वन जो है उसकी पोलैरिटी क्या है। उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो हम इस तरह की वायलेशन करेंगे, और अगर उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है तो हम ऐसी वायलेशन करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जी। जी, हमारे पास सिग्नल में सबसे पहले वन था, वन को हमने सिंपली वही ऑल्टरनेट मार्कोव के रूल के मुताबिक किसी भी साइड से पॉजिटिव साइड से ड्रॉ कर दिया। ज़ीरो आया, हमने उसको लाइन ज़ीरो पे ड्रॉ कर दिया। अगला वन आया, अगले वन को पिछले वन के लिहाज से हमने पॉजिटिव था पहला, तो अगला हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास मैसेज के अंदर 8 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ हैं, जिसमें से हम 8 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ को लेंगे और उसके ऊपर हम वो रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जी, हमने कहा था कि अगर नेगेटिव साइड पे आपके पास जो 8 कंसेक्टिव ज़ीरो आने से पहले वाला जो वन है अगर वो नेगेटिव साइड पे होगा, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी,
तो पहले 3 ज़ीरोज़ को हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे, फोर्थ वाला नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव, सिक्स ज़ीरो, सेवन्थ पॉजिटिव एंड देन एट्थ नेगेटिव साइड पे ड्रॉ होगा। ये हमने 8 ज़ीरोज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके और हमने ये 8वें ज़ीरो तक प्लॉट कर दिया। अब 8वें के बाद अगर 9th ज़ीरो आया तो उसके ऊपर रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। 9th वाले ज़ीरो के लिए वही वाला रूल, यानी ज़ीरो को ज़ीरो वोल्टेज लेवल पे हम प्लॉट करेंगे और उसके बाद 1 आता है तो 1 को हम प्रीवियस 1 के लिहाज से, प्रीवियस 1 नेगेटिव पे था तो हम पॉजिटिव पे प्लॉट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, ऑल्टरनेट जहाँ पे वोल्टेज लेवल मिल रहा है उससे तो 1 रीड होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न वोल्टेज लेवल का मिल रहा है जिसमें से 3 बिट्स से यानी 3 सेकंड्स के लिए 0 रहता है, देन एक के लिए 1 नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव होता है और फिर नेगेटिव होता है। अगर ऐसा पैटर्न रिसीवर को मिलता है तो वो उसे क्या रीड करता है, 8 ज़ीरोज़ रीड करता है और इस तरह से कंसेक्टिव ज़ीरोज़ का के साथ सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो जाता है। HDB3 क्या है जी? HDB3 ऑल्टरनेट मार्क ट्वेन का यूरोपियन स्टैंडर्ड है जो कि 8 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ नहीं बल्कि 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ के लिए वायलेशन प्रोवाइड करता है। और इसकी वायलेशंस क्या हैं? HDB3 ये देखता है कि 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ मैसेज में आने से पहले मैसेज के अंदर टोटल कितने वंस थे। अगर तो वंस ऑड होंगे तो कुछ ये ट्रांजिशन होगी, और अगर जो है 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ आने से पहले मैसेज के अंदर वंस जो है वो इवन होंगे, टोटल वंस इवन नंबर ऑफ़ वंस होंगे तो कुछ ये ट्रांजिशन होगी। अगर तो 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ आने से पहले मैसेज के अंदर नंबर ऑफ़ वंस ऑड हैं, और जो लास्ट वन है बिल्कुल 4 कंसेक्टिव ज़ीरो से पहले पहले वाला वन है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो 4 ज़ीरोज़ को हम कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे, 3 ज़ीरो ज़ीरो लाइन पे और चौथा प्लस पे जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस ऑड हैं 4 कंसेक्टिव ज़ीरो से पहले और 4 कंसेक्टिव ज़ीरो से बिल्कुल पहले वाला वन नेगेटिव साइड पे है, तो पहले 3 ज़ीरो ज़ीरो लाइन पे और फोर्थ वाला नेगेटिव साइड पे प्लॉट होगा। इसी तरह अगर मैसेज के अंदर 4 कंसेक्टिव ज़ीरो से आने से पहले वाले वंस टोटल वंस इवन हैं, तो इवन होने के केस में हमारे पास हमने पोलैरिटी देखनी है। अगर लास्ट वन की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो पहला वन और आखिरी वन नेगेटिव है, दरमियान वाले ज़ीरो नेगेटिव साइड पे और दरमियान वाले 2 ज़ीरो ज़ीरो लाइन पे प्लॉट होंगे। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ वंस इवन है लेकिन लास्ट वन की पोलैरिटी नेगेटिव है तो पहले वाला ज़ीरो पॉजिटिव और लास्ट वाला ज़ीरो पॉजिटिव और दरमियान वाले दोनों ज़ीरो ज़ीरो लाइन पे ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं जी। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 1 आता है, पहले सिग्नल के अंदर 1 को अगेन हमने किसी भी साइड पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ किया, 0 आया, 0 को हमने 0 लाइन पे ड्रॉ किया, दोबारा 1 आया, 1 को हमने पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव साइड पे प्लॉट किया। उसके बाद हमारे पास मैसेज के अंदर देखें जी 1 2 3 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ आ गए हैं, 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ आए हैं और उससे पहले वाले अब 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ मिलते ही हमने उससे पहले नंबर ऑफ़ वंस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ़ वंस मैसेज के अंदर उन 4 कंसेक्टिव ज़ीरो से पहले 2 हैं यानी कि इवन है। इवन है तो हम सेकंड वाली जो है जाएंगे वायलेशन की तरफ। इवन होने के साथ साथ हमने ये देखना है कि लास्ट वाले वन की पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से हम क्या करते थे, अगर लास्ट वाले वन की पोलैरिटी नेगेटिव है तो हम फर्स्ट वाले ज़ीरो को पॉजिटिव साइड पे, दरमियान वाले दो को ज़ीरो पे और लास्ट वाले जो है फोर्थ वाले ज़ीरो को हम पॉजिटिव साइड पे प्लॉट करते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास तब है जब नंबर ऑफ़ वंस इवन है और लास्ट वाला वन नेगेटिव साइड पे है। उसके बाद सिग्नल के अंदर दोबारा 1 आता है, दोबारा 1 आता है तो पिछले वन की पोलैरिटी देखिए वो नेगेटिव साइड पे है तो ये पॉजिटिव साइड पे प्लॉट हो जाएगा। अब मैसेज के अंदर दोबारा 4 ज़ीरो आए हैं लेकिन उन 4 ज़ीरोज़ के आने से पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस अब हमने काउंट कर लेने हैं 1 2 और 3। नंबर ऑफ़ वंस ऑड हैं यानी ऊपर वाली वायलेशन यूज़ करेंगे, ऑड है और साथ ही साथ जो पिछला वन है वो पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है, तो ऑड वंस और पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ हमारे पास वायलेशन क्या है कि हम पहले 3 ज़ीरोज़ को ज़ीरो लाइन पे और लास्ट वाले ज़ीरो को पॉजिटिव लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है जी। ये 4 ज़ीरोज़ को प्लॉट करने के बाद दोबारा 1 आया, दोबारा 1 के लिए वही रूल ऑल्टरनेट मार्किंग वही वाला कि अगर पिछला नेगेटिव पे है तो पॉजिटिव पे है तो ये नेगेटिव पे प्लॉट हो जाएगा।
ठीक है जी। इस तरह से HTTP3 को इम्प्लीमेंट करते हुए रिसीवर इजीली इम्प्लीमेंटेड सिग्नल के अंदर रिसीवर इजीली जज कर सकते हैं कि जहाँ पे उसे कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आता है, जैसे +0 0 पॉजिटिव या -0 0 नेगेटिव, या फिर थ्री ज़ीरोज़ एंड 1 पॉजिटिव, या फिर 3 ज़ीरोज़ एंड 1 नेगेटिव, यानी कोई भी उससे चारों में से एक पैटर्न अगर उसे मिलता है तो वो उसे 4 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ रीड करता है, और अगेन लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ ज़ीरोज़ का हमारे पास प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है जी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग कंप्लीट होती है, जिसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह से डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, और वहाँ पे हम DC कंपोनेंट को कैसे अवॉइड करते हैं, और इस सिंक्रोनाइजेशन को हम ऐड करने के लिए किस किस तरह से किस डिफरेंट तरीके से डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बना सकते हैं जब हमने हमारे कंप्यूटर की बाइनरी बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इनकोडिंग की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट इनकोडिंग है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी जब हमें एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स बनाने होते हैं, और वो हमें कब बनाने होते हैं। हमने पहले भी नीड की बात की थी कि हमें टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो एनालॉग कॉल्स मूव कर रही होती हैं, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कराने के लिए हमें उन्हें डिजिटाइज़ करना पड़ता है, हमें उन्हें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो है वो वीक सिग्नल्स हैं, और नॉइस ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर। रीज़न ये है कि नॉइस इफ़ेक्ट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एनालॉग सिग्नल के साथ एसोसिएट हो सकता है, डिजिटल सिग्नल का एम्पलीट्यूड नहीं होता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक एनालॉग सिग्नल को ट्रैवल कराने के लिए एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स बनाने पड़ते हैं, और इस इनकोडिंग को हम एनालॉग टू डिजिटल इनकोडिंग या कन्वर्जन या फिर डिजिटाइजिंग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और हम ये कैसे करते हैं, बेसिकली हम एनालॉग सिग्नल की कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म से कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेके हम डिजिटल सिग्नल्स बनाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स कैन टेक एनी ऑफ द फॉर्म डिस्कस्ड प्रीवियसली, यानी डिजिटल डाटा जब एक दफ़ा हम बन गया हमारे पास बन गया, तो डिजिटल डाटा से हम चाहे तो यूनिपोलर सिग्नल बना लें, चाहे हम पोलर सिग्नल बना लें, चाहे हम बाइपोलर सिग्नल बना लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एनालॉग सिग्नल के इनफाइनाइट नंबर्स को, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि एनालॉग सिग्नल की जो वेव्स होती हैं, इनके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को कुछ डिस्क्रीट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में हम कैसे चेंज करें और हमारे पास क्वालिटी भी सेक्रीफाइस ना हो। क्योंकि हमें पता है एनालॉग सिग्नल के अंदर तो हर एक एक पॉइंट पे वैल्यू है, जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर या 0 है या 1 है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। अब जब हम एनालॉग सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल बनाएंगे, तो हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ चूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ इग्नोर करनी पड़ेंगी। क्या ऐसा करने से हम यानी सिग्नल का कुछ हिस्सा लेते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, उससे क्या हमारे पास सिग्नल की क्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी, यानी कुछ डाटा कन्वर्ट होगा और कुछ डाटा हमारे पास मिस हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं होगा? बेसिकली इसी को बचाना है हमने कि हमारे पास पूरे का पूरा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट भी हो, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म इनफाइनाइट पॉइंट्स की बजाय हमारे पास डिस्क्रीट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उससे गेट हो जाए। वो कैसे करते हैं? उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन की 4 फेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज़ है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है? एनालॉग सिग्नल को सैम्पल किया जाता है। सैम्पल एंड होल्ड की टेक्निक यूज़ करके एनालॉग सिग्नल को सैम्पल किया जाता है। सैम्पल एंड होल्ड की टेक्निक क्या कहती है कि कोई एक स्पेसिफिक जो है इंटरवल डिसाइड कर लिया जाता है, उस इक्वल इंटरवल पे हम एनालॉग सिग्नल की वैल्यू को नोट डाउन करते हैं और हम उसे प्लॉट करते जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट 1 पे यहाँ पे कोई यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एक टाइम इंटरवल पे यहाँ पे हमने स्टॉप किया, यहाँ से हमने सैम्पल लिया और उसे होल्ड कर लिया।
होल्ड करने का मतलब है हमने उसे राइट डाउन कर लिया। फिर किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, सेम इंटरवल के बाद, थोड़े से टाइम के बाद हमने नेक्स्ट आपके सिग्नल के अंदर वैल्यू उठाई, उसे सैंपल लिया और उसे होल्ड कर लिया। इसी तरह हमने सिग्नल के अंदर इक्वल इंटरवल्स पे स्पेसिफिक वैल्यूज़ गेट की और उन्हें सैंपल लिए और उन्हें होल्ड कर लिया, जिससे हमारे पास क्या हुआ, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यानी हमारे पास हमने पल्सेस की फॉर्म में एनालॉग डाटा से डिजिटल सिग्नल के लिए वैल्यूज़ गेट कर ली। पीएम का प्रोसेस कंप्लीट होने से याद रखिएगा हमारे पास डिजिटल सिग्नल अभी नहीं बना, जस्ट हमने सैंपल एंड होल्ड की टेक्निक से एनालॉग सिग्नल की कुछ वैल्यूज़ को गेट करके हमने कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ गेट कर लिया। अब कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म की बजाय हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो फिर हम पीसीएम के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। पीसीएम का सेकंड प्रोसेस है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का सेकंड प्रोसेस है जी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या किया जाता है, उसी पीएम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमने सैम्पल्स इकट्ठे किए हैं उन्हें कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी क्वांटाइज किया जाता है, उन्हें कोई भी एक रेंज के अंदर से एक इंटीजर वैल्यूज़ असाइन की जाती है। ठीक है जी, उन सैम्पल्स को किसी भी एक स्पेसिफिक रेंज में से इंटीजर वैल्यू असाइन की जाती है। रेंज कुछ भी हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं जी +24 से -24 तक, या +100 से -100 तक कोई भी एक रेंज है। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो रेंज यूज़ हो रही है वो है -127 से +127, और इस रेंज के अंडर जहाँ जहाँ पे भी आपके पास जिस हाइट पे सैंपल्स मौजूद हैं उस हाइट के अकॉर्डिंग उन्हें एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी गई है। इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे सैंपल्स को इंटीजर वैल्यूज़ मिल गई हैं। क्वांटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जाते हैं बाइनरी इनकोडिंग की तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम उन्हीं सैम्पल्स को जिन्हें हमने इंटीजर्स वैल्यूज़ असाइन की हैं उन इंटीजर्स को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम हर इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स चूज़ करते हैं। अब 8 बिट्स में से हम जो बिल्कुल हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है उसे हम यूज़ करते हैं सिग्नल की या सैम्पल की बेसिकली पोलैरिटी को याद रखने के लिए कि उसकी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव है वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, सैंपल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट बिट हमेशा 0 होगी, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट बिट क्या होगी जी, 1 होगी। बहरहाल हमारे पास पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन के थर्ड स्टेप के बाद हमारे सारे सैंपल्स को बाइनरी वैल्यूज़ भी मिल गई। यानी सबसे पहले हमने पीएम के थ्रू सैंपल एंड होल्ड किया, देन हमने क्वांटाइजेशन के थ्रू इंटीजर वैल्यूज़ असाइन की, फिर हमने बाइनरी इनकोडिंग के थ्रू इंटीजर वैल्यूज़ को बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास बाइनरी डिजिट्स आ गए हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस आ गए हैं। नाउ वी आर रेडी टू इनकोड बाइनरीज डाटा ऑन अ बाइनरी सिग्नल। तो हम कोई भी इनकोडिंग यूज़ कर लें। लेट्स से अगर हम यहाँ पे यूनिपोलर इनकोडिंग यूज़ की हुई है, यूनिपोलर इनकोडिंग यूज़ करते हुए ज़ीरोज़ को 0 और 1 को पॉजिटिव साइड पे प्लॉट करके हमने अपने सिग्नल को प्लॉट कर दिया। हम यूनिपोलर के बजाय बाईपोलर, पोलर, बाईफेज़ कोई भी इनकोडिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जी ऐसा करने से हमारे पास फोर्थ स्टेप भी पूरा हो जाएगा और एनालॉग सिग्नल से हमारे पास डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। अगर हम पीसीएम के फुल प्रोसेस को देखें तो फुल प्रोसेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक एनालॉग सिग्नल को पीएम से गुजारा जाता है, इसमें सैंपल एंड होल्ड से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ली जाती हैं, फिर उन सैंपल्स को क्वांटाइजेशन से गुजार के उन्हें कोई स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक रेंज में से असाइन की जाती है। देन उन इंटीजर वैल्यूज़ को बाइनरी इनकोडिंग में कन्वर्ट करके लास्ट पे जो है बाइनरी डिजिट से डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग करके डिजिटल सिग्नल बना दिया जाता है। ये है जी हमारे पास एक पीसीएम का प्रोसेस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस करने वाला है वो ये है कि इसके अंदर सैम्पलिंग जो हमने करनी है, सैंपल एंड होल्ड जो हमने करना है, यानी पीएम जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, उस सैंपल एंड होल्ड का हमारे पास यूनिट या उसके हमारे पास क्या जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे हमने सैंपल एंड होल्ड करना है, उसका कोई रूल है। उस रूल को देखते हैं जी सैम्पलिंग रेट। निकिस थ्योरम हमें कहता है कि सैम्पलिंग रेट हमेशा आपके पास कितना होना चाहिए, एट मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। यानी सिग्नल की जितनी भी टोटल फ्रिक्वेंसी है
सिग्नल के अंदर जितनी भी टोटल साइन वेव्स हैं कम से कम भी उससे एटलीस्ट उससे डबल सैम्पलिंग रेट, यानी टोटल हमने कितने सैम्पल्स चूज़ करने हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि पीएम के अंदर हमने वो जो सैम्पल एंड होल्ड किया है उसके अंदर टोटल हम कितने सैम्पल्स लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, 10 लें, 20, 100, 200, कितने सैम्पल्स लें। तो वो डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास सिग्नल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लेट्स से हम कहते हैं 25 है, लेट्स से हम कहते हैं सिग्नल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 25 है, तो टोटल हमें फिर 50 सैम्पल्स चूज़ करने पड़ेंगे अपने उस सिग्नल में से। ठीक है, साथ ही साथ बिट रेट निकिस थ्योरम कैसे कैलकुलेट करता है। बिट रेट हमेशा सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैम्पल होगा, और नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैम्पल हमेशा हमारे पास कितनी है, 8 बिट्स एक सैम्पल में है, और सैम्पलिंग रेट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैम्पल से हमारे पास हमारे इस जो है डिजिटाइज्ड या फिर कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल का बिट रेट हमारे पास कैलकुलेट होगा। चूँकि अब ये डिजिटल सिग्नल बन जाएगा, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे इसका बिट रेट कैलकुलेट करेंगे। और बिट रेट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल उसके अंदर कितने सैम्पल्स हैं और हर सैम्पल में कितने बिट्स हैं। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे सिग्नल का बिट रेट हमारे पास आ जाता है। सैम्पलिंग रेट हमें समझ आ गया, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से डबल सैम्पल्स बनाने हैं, और बिट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिट रेट हमारे पास सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल होगा। ये थे जी हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल इनकोडिंग के, हम एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल टू एनालॉग इनकोडिंग एंड एनालॉग टू एनालॉग इनकोडिंग की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।